हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने बात की थी गिब्स फ्री एनर्जी की। तो हमने एक बात देखी थी कि इट एस्टैब्लिशेस एन अल्टरनेट क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। आप डेल्टा जी कैलकुलेट कर लो फॉर ए रिएक्शन और ए प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर सिस्टम। अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो यू कैन कंफर्टेबली से दैट द प्रोसेस विल बी इरिवर्सिबल और रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। अब यहीं पे हम बात करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा जी। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो लिखो हेडिंग फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा जी। गिब्स फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फ्री एनर्जी में फ्री क्या है? आपको क्या मिल रहा है फ्री में? फ्री में कुछ मिल नहीं रहा। बताएंगे क्या है। तो चलिए बात करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द गिब्स फंक्शन या फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ चेंज इन गिब्स एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो क्या है? मान लो फॉर ए प्रोसेस और रिएक्शन आप डिफाइन करते हो G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। तो डी जी इज इक्वल टू वॉट? डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। डिफ्रेंशिएट करके लिख दिया। अब डी जी को आप यू भी लिख सकते हो, डी एच को लिख सकते हो यू प्लस पी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। इसको यूं लिख दो डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब हम फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं तो डी जी को आप यूं भी लिख सकते हो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इज डेल्टा यू? क्यू रिवर्सिबल प्लस डब्ल्यू रिवर्सिबल। रिवर्सिबल लेकर के बात कर रहे हैं, प्लस पी डी वी प्लस वी डी वी। और ये रिवर्सिबल वर्क डन कौन सा? टोटल वर्क डन। अब तो हम फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं तो नॉन पीवी वर्क की भी बात करेंगे। अल्टीमेटली वही तो है वो। डेल्टा जी इज नथिंग बट नॉन पीवी वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अभी प्रूव करेंगे इस बात को। तो पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अच्छा, क्यू रिवर्सिबल को आप लिख सकते हो टी डी एस, क्योंकि डी एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, प्लस रिवर्सिबल वर्क डन को दो भागों में तोड़ लो, पीवी वर्क, रिवर्सिबल पीवी वर्क प्लस नॉन पीवी वर्क रिवर्सिबल में लेना है, प्लस पीडीवी प्लस वीडीपी। थोड़ा बड़ा हो गया ये टर्म, कोई बात नहीं, माइनस टीडीएस। आसानी है, कोई विशेष बात नहीं है। रफ कॉपी में एक दो बार प्रैक्टिस करें इन चीजों की आप। अच्छा, टीडीएस से टीडीएस कैंसिल आउट हो गया। अब यहीं पे हम इसको लिख सकते हैं, पीवी वर्क को आप क्या लिख सकते हो? माइनस पीडीवी फॉर स्मॉल चेंज प्लस डब्ल्यू नॉन पीवी वर्क। रिवर्सिबल प्लस पीडीवी प्लस वीडीपी माइनस एसडीटी। पीडीवी भी कैंसिल आउट हो गया। अब डीजी की बात करें एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर द सिस्टम, देन वुड बी व्हाट? कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर बोलते ही डीपी भी जीरो हुआ, डीटी भी जीरो हुआ, तो ये लास्ट के टर्म भी जीरो हो गए। तो क्या गया? डब्ल्यू नॉन पीवी वर्क, डब्ल्यू नॉन पीवी वर्क रिवर्सिबल। यही आ गया एक्सप्रेशन। इस बार नॉन पीवी वर्क को इग्नोर नहीं किया, वरना ये जीरो आया था रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, जैसा कि हमने क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी में देखा था। तो इसका मतलब यहीं से हम क्या बोलते हैं कि चेंज और डिक्रीज ही होना है, क्योंकि डेल्टा जी हैज टू बी नेगेटिव, क्योंकि वर्क इज डिलीवर्ड। भाई अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा मतलब एक तरीके से डब्ल्यू जो है वो नेगेटिव मिलना है हमें, वर्क डन ऑब्टेन होना है सिस्टम से। तो डेल्टा जी और डिक्रीज इन
in Gibbs function, in a reaction or process at constant pressure and temperature is the measure of maximum non-PV work that can be obtained from system. तो change या decrease in the Gibbs energy in a reaction or a process at constant pressure and temperature indicates the measure of the maximum non-PV work that can be obtained from system. क्योंकि रिवर्सिबल में जो वर्क ऑब्टेन होता है दैट इज मैक्सिमम इन मैग्नीट्यूड. Reversible processes are always more efficient than irreversible process. System delivers maximum work in the reversible process in comparison to the irreversible process. So decrease in the Gibbs energy at constant pressure and temperature for a system or for a chemical reaction is the measure of the maximum non-PV work that can be obtained from system, that is delivered by the system. तो इस तरीके से आप कहते हो non-PV work. और non-PV work is also called useful work or free available energy. फ्री अवेलेबल एनर्जी. ये फ्री एनर्जी क्या है इसके बारे में बात करेंगे. क्या फ्री है, फ्री वर्ड क्यों यूज करते हैं. फ्री अवेलेबल एनर्जी. अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिकल वर्क for example obtained in a galvanic cell is an example of non-PV work. ये बात आप रियलाइज भी करोगे, कि गैल्वेनिक सेल में जो वर्क ऑप्टेन होता है या वर्क एनर्जी जो मिलती है हमें फ्रॉम ए गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल जैसे टॉर्च में डालने वाले सेल, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द गैल्वेनिक सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डेनियल सेल, कॉपर जिंक के इलेक्ट्रोड से सेल बनता है. ऑल दैट यू विल स्टडी इन 12th इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. दैट इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, probably the most important chapter of physical chemistry after thermodynamics. तो work energy from a galvanic cell is equal to delta G at constant temperature and pressure. इसी को इलेक्ट्रिकल वर्क बोलते हैं हम. तो वर्क एनर्जी फ्रॉम ए गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रिकल वर्क एनर्जी, इलेक्ट्रिकल भी लिखो, इलेक्ट्रिकल वर्क एनर्जी फॉर ए गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू डेल्टा जी. और इसका फॉर्मूला अभी जरूरत नहीं है, 11th क्लास में अगर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो ये इस फॉर्मूले को ध्यान ना दें भले ही. तो एन एफ ई सेल, where E cell is the cell potential, F is the Faraday's constant, which is nothing but the charge present on 1 mole of electron, and N is the number of moles of electron. 11th के स्टूडेंट्स इसको स्किप कर सकते हैं. 12th वाले स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो सब समझते हैं इस बात को जिन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा हुआ है. तो इलेक्ट्रिकल वर्क इज ए वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द नॉन पीवी वर्क दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गैल्वेनिक सेल. तो एक तरीके से ये था फिजिकल सिग्निफिकेंस. नॉन पीवी वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिस्टम मैक्सिमम इज द डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो ये बताता है नॉन पीवी वर्क को. तो ये था फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा जी. अच्छा, डेल्टा जी के बारे में ये तो चलो हो गया. मैं एक दो पॉइंट बता दूं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि थर्मोकेमिस्ट्री में वो पॉइंट्स आएंगे. थर्मोकेमिस्ट्री में जब आएंगे, सब आएंगे जब स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं किसी बुक से, या मान लो अपने किसी कोचिंग में जाते हैं अपने मटेरियल से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वो एक दो पॉइंट्स उनको ये पता होने चाहिए. भले ही इनका बेसिस हम बाद में बताएंगे थर्मोकेमिस्ट्री में, बट पॉइंट्स हैं, मेमोराइज कर लो, याद कर लो. मेमोराइज फॉर द टाइम बीइंग. क्या एक तो यही कि
फॉर अ रिएक्शन, जैसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालते हैं ना, एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स, जैसे एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन लिखते हैं डेल्टा एस आर, एंट्रोपीज ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपीज ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। ऐसे ही किसी रिएक्शन के लिए जैसे मान लो ए प्लस बी बी कन्वर्टेड टू सी सी प्लस डी डी है, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। इसका बेसिस हम बाद में देखेंगे इन थर्मोकेमिस्ट्री, अनदर डिफरेंट चैप्टर। थर्मोडायनेमिक्स ओवरऑल मैंने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, मैं दो भागों में कवर अप करने वाला हूं स्टूडेंट्स। एक तो थर्मोडायनेमिक्स जिसमें फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ हो गए, और दूसरा थर्मोकेमिस्ट्री। तो ए मान लीजिए कोई रिएक्शन है, तो डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन, किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या होगा, समेशन ऑफ, या स्टैंडर्ड बोल सकते हो, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज व्हाट, summation of delta G of formation of all the products, standard enthalpy, standard Gibbs energy of formation of all the products minus delta G of formation of all the reactants। इस तरीके से लेते हैं, तो इसको मतलब, तो हम यहां पर लिख सकते हैं डेल्टा G of reaction, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, जैसे लिखा डेल्टा जी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, तो सी इंटू डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस डी इंटू डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी माइनस डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ए इंटू डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए प्लस B इंटू डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B। ये क्वेश्चन में दी हुई होंगी वैल्यूज आपको, लाइक दैट यू कैन फाइंड आउट। और दूसरा पॉइंट कौन सा, दूसरा पॉइंट ये कि डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन, गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। हालांकि ये सब हम बढ़ेंगे डिटेल में इन थर्मोकेमिस्ट्री। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, standard Gibbs energy of formation of all the elements in standard state स्टैंडर्ड स्टेट मतलब जनरली मोस्ट स्टेबल स्टेट, एलिमेंट्स के लिए लेना है जनरली मोस्ट स्टेबल स्टेट, एक्सेप्ट फॉस्फोरस, पढ़ लोगे आप, वो आएगा भी। तो डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट इज असाइंड जीरो वैल्यू, इनको जीरो ले लिया गया है। जैसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को जीरो ले लेते हैं सभी एलिमेंट्स के लिए इन द स्टैंडर्ड स्टेट, ऐसे ही हमने डेल्टा जी एफ नॉट जीरो लिया हुआ है। जैसे एग्जांपल, जरूरत पड़ने पर डेल्टा जी एफ नॉट ऑफ O2 गैस इज जीरो, डेल्टा जी एफ नॉट अंडर रूम कंडीशन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर, मान लो ब्रोमीन लिक्विड इज जीरो। ये क्यों जीरो है वो आप पढ़ लोगे, आ जाएगा वो। जैसे आयरन सॉलिड इज जीरो एट 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। तो ये यूजफुल चीजें हैं, ये कई बार काम में आएंगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, दिस विल बी यूजफुल। तो ये था फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द गिब्स फंक्शन। अब यहीं पे मैं एक बात और कहूंगा कि व्हाट इज फ्री इन द गिब्स एनर्जी, व्हाट इज फ्री इन द गिब्स एनर्जी। तो जैसे मैं हेडिंग ही डालता हूं, ये मान लो हेडिंग ही ये है, व्हाट इज फ्री इन गिब्स फ्री एनर्जी। ये फ्री वर्ड क्यों आया, फ्री क्या है। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लो कंबस्शन ऑफ, उससे बताता हूं, कंबस्शन ऑफ ब्यूटेन ले लेते हैं, चलिए C4H10 रूम कंडीशन पे गैसियस फॉर्म में है। तब कंबस्शन की बात करते हो तो C4H10 का कंबस्शन आप कराओगे ऑक्सीजन के साथ, और रूम टेम्परेचर पे कंबस्शन हम मेजर कर रहे हैं तो 4CO2 गैस प्लस 5H2O। H2O लिक्विड स्टेट में होगा, कंबस्शन ऑफ ब्यूटेन ये मेजर किया, ये लिक्विड है 300 केल्विन पर,
और ये मान लो 4 दूनी 8 और 5 13 13, तो 6.5। मान लो ये डेल्टा एच हमें दिया हुआ है रिएक्शन का, इस रिएक्शन का एट 300 केल्विन, एंड दैट इज माइनस 100 किलो जूल पर मोल फॉर एग्जाम्पल। इसी रिएक्शन का अब चूंकि डेल्टा एन जी नेगेटिव है, कितना है 4 माइनस लिक्विड तो लेते नहीं, तो डेल्टा एन जी कितना हुआ 4 माइनस 6.5 एंड 1 7.5, तो माइनस 3.5, तो एंट्रोपी चेंज विल बी नेगेटिव। तो चलो मैंने एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन वो भी 300 केल्विन पर क्या ले लिया, वो ले लिया मैंने मान लो 40 माइनस 40 जूल पर केल्विन पर मोल, ये यूनिट होती है। ये मान लो डेटा है। अब ये रिएक्शन है, ये स्पॉन्टेनियस है, तो मैंने एक काम किया, मैं डेल्टा एस रिएक्शन तो ये मालूम पड़ गया, तो मैं जरा डेल्टा एस इस रिएक्शन के लिए, इफ ऑल ऑफ द हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग्स, तो डेल्टा एस सराउंडिंग कितना हुआ इज इक्वल टू कितना हो गया, हाउ मच ऑफ द हीट इज लॉस्ट बाय द सिस्टम, मान लो एंटायर हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग्स, सो इज 100 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल अपॉन व्हाट टेम्परेचर, टेम्परेचर मान लो यही मान लिया 300 केल्विन, 300 केल्विन पे मेजर कर रहे हैं, तो ये वैल्यू आ गई लगभग 333.3 जूल पर केल्विन पर मोल। ये कब, व्हेन एंटायर हीट इज लॉस्ट टू सराउंडिंग्स, लॉस्ट टू सराउंडिंग्स। This is when the entire heat is lost to surroundings. When entire heat is lost to surroundings. तो इसी रिएक्शन के लिए अब हमने ये बात देख ली कि डेल्टा एच जो था 300 केल्विन पर, वो कितना था, वो लिया हमने माइनस 100 किलो जूल पर मोल। और ये नेक्स्ट स्क्रीन है, तो मैं थोड़ा डेटा ले लेता हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और डेल्टा एस सिस्टम आपने जो लिया वो था माइनस 40 जूल पर केल्विन पर मोल। तो आपने देखा कि डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू जो आई वो 300 केल्विन पर अगर वो आ गई तो 100 इंटू 10 टू द पावर 3, मैं दोबारा से कर रहा हूं कैलकुलेशंस, अपॉन टेम्परेचर 300, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 333.3 जूल पर केल्विन पर मोल। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, ये कब था, व्हेन एंटायर हीट इज लॉस्ट टू सराउंडिंग्स। तो ऑब्वियसली डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव हो गया, बट इफ वी वांट just process to occur, process to proceed, or process or reaction to proceed, reaction to occur spontaneously, हम रिएक्शन को जस्ट स्पॉन्टेनियसली परफॉर्म कराना चाहें तो वो डेल्टा एस टोटल शुड बी जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डेल्टा एस टोटल प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, इन दैट केस डेल्टा एस सिस्टम लो प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग शुड बी जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग ये माइनस 40 है, तो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 40 जूल पर केल्विन पर मोल। तो एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग जो है वो 40 जूल पर केल्विन पर मोल हो गई। पर मोल मतलब यहां तो जूल पर केल्विन ही हो गई, मान लो एंट्रोपी चेंज। तो इसका मतलब इतनी एंट्रोपी चेंज तो होना ही था। दिस इज द मिनिमम एंट्रोपी चेंज, दिस इज द मिनिमम एंट्रोपी चेंज that must occur, must take place for process to proceed, for reaction to occur. इसका मतलब अगर जस्ट प्रोसेस को परफॉर्म कराना है और ये एंट्रोपी चेंज है, तो फिर यहां से अगर कैलकुलेट करें तो डेल्टा एस यही वाला सराउंडिंग मिनिमम वाला लेते, ये मिनिमम ही तो है वैल्यू, and that is equal to delta H, that minimum required.
for the process to occur upon temperature 300. यहां से अगर डेल्टा H एंथैल्पी चेंज मिनिमम to be lost to the surroundings, delta S surrounding. So this minimum delta H for surrounding should be what? That should be 300 into 40 upon 1000 से डिवाइड कर दो किलो जूल पर मोल, वो तो यूनिट है, किलो जूल ही मान लो. सो दिस इज व्हाट 12 किलो जूल. लिबरेट कितनी हुई? तो इसका मतलब क्या हुआ? ओवरऑल डेल्टा एच सिस्टम कितना था? वो -100 था किलो जूल पर मोल. इसका मतलब इफ एट ऑल रिएक्शन हैज टू अकर, हाउ मच ऑफ द हीट हैज टू बी लॉस्ट टू द सराउंडिंग्स? 12 किलो जूल. तो कहने का मतलब है कि 12 किलो जूल इज द मिनिमम ब्राइब वी हैव टू गिव टू द नेचर और द सराउंडिंग्स फॉर दिस प्रोसेस टू अकर, अदरवाइज रिएक्शन कैन नॉट अकर. यही तो मतलब हुआ. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ अ मिनिमम ऑफ 12 किलो जूल हीट आउट ऑफ 100 किलो जूल liberated should be lost to surrounding or should be given to nature. ये मेरा तरीका एक्सप्लेन करने का, given to nature as a bribe, as bribe. इसका मतलब आउट ऑफ द 100 किलो जूल जो सिस्टम ने लिबरेट की थी, 12 किलो जूल दिए बगैर काम नहीं चलेगा. सराउंडिंग को, नेचर को 12 किलो जूल हीट हैज टू बी लॉस्ट आउट एंड द रिमेनिंग 88 किलो जूल कैन बी यूटिलाइज्ड. So this should be lost to the surrounding or should be given to the nature as a bribe. Then only this reaction can move in the forward direction. इसका मतलब out of 12 kilojoule, how much is available? That is delta G. तो this delta G comes out to be delta H minus T delta S, जिससे हमने कैलकुलेट भी किया था. तो डेल्टा H कितना? 100 minus 100 minus 300 into delta S minus 40 upon 1000. तो -100 प्लस 12, ये वही 12 तो है, ये वाला 12, तो -88 किलो जूल पर मोल. इसका मतलब दिस इज द फ्री अवेलेबल एनर्जी. यही तो कहा था हमने, डेल्टा जी इज व्हाट? फ्री अवेलेबल एनर्जी. दिस इज कॉल्ड फ्री अवेलेबल एनर्जी. तो एक तरीके से अगर कोई मान लो प्रोसेस है विच इज कन्वर्टिंग दिस हीट इनटू सम फ्री अवेलेबल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल वर्क, तो एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस क्या हो गया? एफिशिएंसी ऑफ द मान लो जो हीट इंजन है वुड बी व्हाट? दैट इज डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100. सो एफिशिएंसी ऑफ दिस प्रोसेस वुड बी 88 इज द यूजफुल वर्क, फ्री अवेलेबल एनर्जी, और इसे यूजफुल वर्क भी बोलते हैं, which is nothing but electrical work that can be obtained. So efficiency of the cell की efficiency अगर डिफाइन करना चाहें, मान लो गैल्वेनिक सेल ही था ये जो कि कन्वर्ट कर रहा है, फ्यूल सेल होते हैं इसे. सो मान लो ये फ्यूल सेल की एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल. फ्यूल सेल होते हैं, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन फ्यूल सेल होते हैं. तो 88 upon 100 into 100, so you will say that the efficiency is 80%, 88%. तो कहने का मतलब free energy is the only available energy, free available and useful work that can be obtained out of the energy released of the system. So this is the meaning of free. That's why delta G is called free available energy. The minimum amount of the energy इसमें 12 kilojoules surrounding को रिजेक्ट करना ही था, देन ओनली द प्रोसेस विल अकर, अदरवाइज प्रोसेस वुड नॉट हैव अकर्ड. मैंने काफ़ी अच्छे से कोशिश की है आपको समझाने की, एक नहीं, दो नहीं, 5-10 बार भी आपको अगर ये वीडियो देखना पड़े तो यू शुड सी. फिर भी कर किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट आते हैं, कोई पॉइंट आते हैं, तो जैसा कि आप जानते हो मैं बताता भी हूँ, टेलीग्राम ऐप आप डाउनलोड कर लो, फ्रीली अवेलेबल है ऑन प्ले स्टोर, ऑन एंड्रॉयड और iOS, एंड माई एड्रेस वुड बी https://
t.me alk underscore sir. At this also you can ask your doubts. चैनल में भी आप अगर लिख देंगे आप नीचे कमेंट्स में, then also I can answer. But here I am more confident of answering the questions of the students. Very, very important lecture for understanding and for the confidence. Good one. That's it for now.